ITLS Academy। हमारे लेक्चर का टॉपिक है फंक्शनल ड्रिंक्स कंटेनिंग हर्बल एक्सट्रैक्ट्स। ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स के बारे में जान चुके हैं, हर्ब्स क्या होती हैं, और मेन चीज़ ये है कि इन एक्सट्रैक्ट्स को हम एक्सट्रैक्ट करते कैसे हैं। कोई भी जब हर्बल एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो एक बात बोलना चाहूँगी आप लोगों से, जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप इसका पहला भी पार्ट देखिए, इसके 2 और पार्ट हैं वो देखिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें इसमें हैं। धीरे धीरे लेवल एडवांस हो रहा है तो शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो आपको अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को। सो आई रिकमेंड यू टू वॉच दोज लेक्चर्स टू। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक्सट्रैक्शन। The stages of the extraction process will only be discussed briefly below। जो भी extraction process की stages होती हैं यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है receiving the raw material। किसी भी चीज़ को आप पहले बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको raw material चाहिए होता है, कच्चा माल चाहिए होता है, उसी से तो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। And subjecting it to acceptance to chemical examination। अब raw material जो आपने लिया उसका केमिकल एग्जामिनेशन होता है। एंड वेयर प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल थ्रू सेल स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपी। बायोलॉजिकल जो उसका एग्जामिनेशन होता है सेल स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपी के द्वारा हो सकता है। बाय क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। Preparation of raw materials through stages such as milling in order to produce a suitable particle size for extraction। होता क्या है, आप अगर कोई भी प्लांट का एक्सट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं, जैसे कि प्लांट की किसी भी आपको पत्ती का एक्सट्रैक्ट बनाना है, अब आप क्या करेंगे, इस पत्ती को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं बना सकते, इसकी आप मिलिंग करेंगे। मिलिंग की प्रोसेस से ये जो पत्ती है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। इसको आप और भी महीन कर सकते हैं, जितना आपको एक्सट्रैक्ट चाहिए है, एकदम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स चाहिए होंगे। फर्दर इसको फिर से मिलिंग करेंगे और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आपके पास में ये आ जाएगा। अगला स्टेप है स्टीपिंग द रॉ मटेरियल इन द चूजन सॉल्वेंट। अब क्या करते हैं, जब आपका एक्सट्रैक्ट छोटी छोटी लीफ का जो एग्जांपल लिया, जैसे कि लीफ जो है वो छोटे पार्टिकल्स में हो गई, तो जो आपने सॉल्वेंट चूज़ किया है उसको आप उसमें डालेंगे, प्रेफरेबली इन अ क्लोज्ड कंटेनर ऑफ स्टेनलेस स्टील, ग्लास और प्लास्टिक। ऐसे कंटेनर में डाला जाता है, चाहे वो स्टेनलेस स्टील का हो, ग्लास का हो या फिर प्लास्टिक का हो, वो इस तरीके से होना चाहिए दैट इज़ कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग अटैक बाय द सॉल्वेंट एंड प्लांट कंपोनेंट्स। अगर आप स्टील का ले रहे हैं तो ऐसी स्टील होनी चाहिए कि जो प्लांट का आपने इसमें एक्सट्रैक्ट भर के रखा है उसके साथ में कोई रिएक्शन ना करे, और साथ ही जो दीवार है इसकी वो भी किसी भी कंपोनेंट के साथ में रिएक्शन ना कर जाए। इसीलिए यहाँ पे आयरन का प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आयरन बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाता है, बहुत जल्दी ये जो भी एक्सट्रैक्ट है वो इसकी वॉल से रिएक्ट करने लगेगा, तो रिएक्शन हो जाएगी तो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट नीड्स टू बी लेफ्ट टू स्टैंड फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। जो प्रोडक्ट है अब उसको एक कोई लिमिटेड पीरियड अलॉट कर दिया जाता है कि अब इस पीरियड में इस एक्सट्रैक्ट को रख दिया जाएगा, कुछ भी बिना किए हुए। स्पेसिफाइड बाय द एक्सट्रैक्शन मेथड। और ये किस समय तक किसको रखना है ये डिपेंड करेगा कि किस एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज़ किया गया है उस एक्सट्रैक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। And at a specified controlled temperature for the raw material in question before the liquid can be removed from the spent herb। कंट्रोल जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का कंट्रोल, रॉ मटेरियल, इन सब पे ज़रूरत होती है कि जब एक्सट्रैक्ट बनाते हैं होता क्या है, एक सॉलिड मास भी आपको मिलता है, साथ में एक लिक्विड भी मिलता है, तो जो लिक्विड पोर्शन है उसको हटा दिया जाता है। लिक्विड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्पेंट हर्ब। Subsequently, this may be pressed to recover the greatest quantity of extract possible। उसके बाद में इसको और भी प्रेस किया जा सकता है, आपका जो एक्सट्रैक्ट मिला है आपको,
ताकि उसमें से और भी कोई लिक्विड हो तो उसको बाहर निकाला जा सके और जितना आप अच्छा एक्सट्रैक्ट पा सकें उसकी कोशिश की जाती है। Using the resulting basic crude infusion directly or subjecting it to further concentration under reduced pressure to make a soft extract which in turn can be dried to a powdered extract। जब आप बेसिक क्रूड इन्फ्यूज़न को यूज़ करते हैं, इसका इन्फ्यूज़न के द्वारा डायरेक्टली आप अगर फर्दर कंसंट्रेशन को अगर आप पाना चाहते हैं तो उसको कम प्रेशर में पहले आपको सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट बनाना होता है और उस सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट को ड्राई करके आप पाउडर्ड एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शनल ड्रिंक्स, जो ज़्यादातर फंक्शनल ड्रिंक्स होती हैं, द इन्फ्यूज़न इज़ द प्रेफर्ड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेथड होता है इन्फ्यूज़न एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट टू डिस्पेंस एंड मिक्स इनटू द एंड प्रोडक्ट। अब ये जो इन्फ्यूज़न से बना हुआ ये एक्सट्रैक्ट होता है, इसको डिस्पेंस करना भी आसान होता है और जो आपका एंड प्रोडक्ट है आप उसमें भी इसकी इजी मिक्सिंग करवा सकते हैं। टू फिनिश द क्रूड इन्फ्यूज़न फिल्टरिंग इज रिक्वायर्ड। अगर क्रूड इन्फ्यूज़न करवाना है आपके एक्सट्रैक्ट को आपको फिल्टर करना पड़ेगा। डिफरेंट मैश साइजेस आर ऑफन नेसेसरी। अलग अलग मैश साइज होने चाहिए इन सीक्वेंस टू रिमूव मटेरियल ऑफ डिफरेंट साइज, ताकि जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उसके द्वारा अलग अलग साइज के जो मटेरियल्स हैं उनको अलग किया जा सके। एट द फाइनल स्टेज अ फाइन मेम्ब्रेन फिल्टर, एक छोटा सा मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ किया जाता है जिसकी थिकनेस होती है 0.2 to 0.4 माइक्रोमीटर, इज यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज सच एज माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ये फिल्टर ऐसा होता है, बहुत पतली सी लेयर होती है जो कि किसी भी इम्प्योरिटी को इवन जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको भी फिल्टर करके रोक लेती है और अंदर नहीं जाने देती है। व्हेन पैकेजिंग द फिनिश्ड एक्सट्रैक्ट, जब आपने एक्सट्रैक्ट बना के रेडी कर लिया, आप अब इसकी पैकिंग कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट अ सुटेबल कंटेनर। ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक सुटेबल कंटेनर को आप चूज़ करें। द कंटेनर मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट टू डिग्रेडेशन बाय द एक्टिव कंपोनेंट्स और सॉल्वेंट। जो कंटेनर्स हैं इस तरीके से होने चाहिए कि एक्सट्रैक्ट का कोई भी एक्टिव कंपोनेंट है या फिर जो सॉल्वेंट है उसका कोई भी कंपोनेंट कंटेनर से रिएक्ट कर पाए, इस तरीके का कंटेनर नहीं होना चाहिए। एंड मस्ट बी जेनरसली साइज्ड, एक जेन्युइन उसका साइज होना चाहिए। टू अलाउ फॉर एनी पॉसिबल एक्सपेंशन वंस सील्ड, ताकि जो भी आपने जब सील कर दिया है प्रोडक्ट को उसके बाद में अगर आपको कोई एक्सटेंशन चाहिए है तो वो पॉसिबिलिटी वहाँ पे रहे। यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में आपको इन्फ्यूज़न वेसल दिखाया गया है। इसमें एक इंटरनल मेश है जहाँ पर आप हर्ब को कलेक्ट करके रख लेते हैं। अब आते हैं पार्टिकल साइज पे। The particle size of the raw material used in an extraction process is a compromise between rapid extraction time and ease of filtration। जो raw material है उसका particle size क्या होगा, इसके लिए जो आपका extraction का time होता है और वो चीज़ filter कितनी जल्दी होती है इस पे डिपेंड करेगा। Once removed from the spent herb, solubility is dependent upon particle size। पार्टिकल साइज पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, जितना छोटा पार्टिकल होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। पाउडरिंग द प्लांट मटेरियल कॉजेज इट्स ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल स्ट्रक्चर्स टू बिकम रप्चर। अगर आप किसी भी तरीके का जो प्लांट मटेरियल है उसको अगर पाउडर के फॉर्म में बना लेते हैं तो सेल्स के जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स के स्ट्रक्चर हैं, इनके रप्चर होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। दिस रिलीजेस द एक्टिव कंपोनेंट्स एंड एक्सपोजेस देम टू द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। ये एक्टिव कंपोनेंट्स को रिलीज करता है और एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के साथ में उसको एक्सपोज करा देता है।
कन्वर्सली कोरस पार्टिकल्स रिक्वायर अ लॉन्गर सोक टाइम। जो कोरस पार्टिकल होते हैं इनका सोक टाइम बहुत लंबा होता है फॉर द सॉल्युबल कंपोनेंट्स टू डिफ्यूज आउट इनटू द एक्सट्रैक्ट, जिससे कि जो सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं ये एक्सट्रैक्ट से बाहर जा सकें, एंड कॉज एन इंक्रीज्ड लाइकलीहुड ऑफ बैच टू बैच वेरिएशन, और बैच टू बैच वेरिएशन के चांसेस को भी बढ़ा सके। फाइन पार्टिकल मैटर ब्लॉक्स फिल्टर पैड और मेम्ब्रेन मोर क्विकली। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर पैड होते हैं, ये मेम्ब्रेन को बहुत जल्दी ब्लॉक कर सकते हैं। देन कोरस मैटर, जो कोरस मैटर होता है वो इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि वो तो फिल्टर नहीं होंगे तो ऊपर ही रह जाएंगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे से हैं ये तो पास होते रहेंगे, पास हों, और अगर एक साथ में एग्रीगेट हो गए, इकट्ठा हो गए, तब ये ब्लॉक कर देंगे उसको, लीडिंग टू पोटेंशियल वेस्टेज ऑफ एक्सट्रैक्ट एंड एक्सटेंडेड प्रोसेसिंग टाइम। इन सारी चीज़ों से होता क्या है कि जो वेस्टेज है उसका पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, मतलब कि वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा और जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। अब आता है टाइम। The time allotted by a manufacturer for the extraction of herb is usually a commercial compromise between obtaining near complex extraction। जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा अलॉट किया गया टाइम होता है किसी भी हर्ब के एक्सट्रैक्शन के लिए, ये एक कमर्शियल कंप्रोमाइज होता है ताकि कंप्लीट एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को ऑब्टेन किया जा सके, which helps achieve consistency and maximizing effective use of costly extraction equipment and operator। और इससे क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है तब ये कंसिस्टेंसी को अचीव करने में मदद करती है, और जो कॉस्टली एक्सट्रैक्शन है उसका इफेक्टिव यूज आपको करने में मदद करती है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। Increasing the temperature of an extraction increases the rate of reaction। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे किसी भी एक्सट्रैक्शन के लिए तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। This shortens the extraction time which is a desirable advantage for the manufacturer। इससे होता क्या है, जो एक्सट्रैक्शन टाइम है वो कम हो जाता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सट्रैक्शन का टाइम कम हो जाएगा, ताकि जो एडवांटेजेस हैं, जो मैन्युफैक्चरर चाहता है कि इस तरीके का प्रोडक्ट बने, वो उसको मिल सकता है। कन्वर्सली द कोल्डर द प्रोसेस द स्लोअर द डिफ्यूजन रेट। जो प्रोसेस है वो जितनी ज़्यादा कोल्ड होगी उतनी ही ज़्यादा डिफ्यूज़न का रेट स्लो हो जाएगा। अब आप टेम्परेचर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं डिफ्यूज़न रेट से, 1 अपॉन डिफ्यूज़न रेट। अगर डिफ्यूज़न रेट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर कम हो रहा है। सॉरी, मैंने शायद उल्टा बता दिया आपको। ये होगा कि जब रेट बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ये इन्वर्सली नहीं, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूज़न के और रेट ऑफ रिएक्शन के। Another effect of raising extraction temperature is to increase the solubility of the less soluble plant components। अगर और इफ़ेक्ट्स की बात करें जो कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को रेज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सॉल्युबिलिटी को, लेस सॉल्युबल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी भी सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं, विच में लीड टू हेज फॉर्मेशन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे हेज फॉर्मेशन हो जाता है और एक्सट्रैक्ट का सेडिमेंटेशन देखा जाता है। अब आता है सॉल्वेंट। Aqueous ethanol is most commonly used solvent in the extraction of herb for soft drink। जो aqueous ethanol होता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉल्वेंट है, कि चाहे वो हर्ब्स का एक्सट्रैक्शन हो चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स का एक्सट्रैक्शन हो। Usually a concentration of 20% alcohol by volume is required। अल्कोहल की कंसंट्रेशन 20% की रिक्वायरमेंट होती है।
Aqueous extract must be preserved unless the extract has been sterilized and aseptically packed. जो एक्वस एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए जब तक कि जो एक्सट्रैक्ट है उसको स्टरलाइज ना कर लिया जाए और उसकी एसेप्टिक पैकेजिंग ना हो जाए। ऐसा क्यों ज़रूरी होता है? दिस इज़ बिकॉज अनप्रिजर्व्ड एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड एन आइडियल ग्रोथ मीडियम। अगर जो आपका एक्सट्रैक्ट है प्रिजर्व्ड नहीं है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए एक सुटेबल उनका मीडियम प्रोवाइड कर देगा ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो सके। वाटर इज एन एक्सट्रीमली पोलर सॉल्वेंट। जो वाटर है वो पोलर सॉल्वेंट होता है एंड एक्ट बाय डिजॉल्विंग पोलर मटेरियल्स सच एज सॉल्ट एंड शुगर। जो भी पोलर मटेरियल्स होते हैं, सॉल्ट जैसे आप नमक डालें वाटर में तो पूरी तरीके से वो घुल जाता है, शुगर डालते हैं वो भी मिक्स हो जाती है। इसीलिए जो एक रूल होता है वो रूल ये है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जैसा होगा वो वैसे को ही डिजॉल्व करेगा। अब आप पानी में तेल को मिक्स करके देखिए, नहीं मिक्स कर पाएंगे। सॉल्ट एंड शुगर को मिक्स करके देखिए, क्विकली आप उसको मिक्स कर सकते हैं। इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरीन आर लेस पोलर। ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जो कि कम पोलर हैं and although many water present will tend to dominate the solvent polarity unless in a relatively small portion. To overcome the fact that a single solvent rarely enables complete extraction of all the potentially available components from a herb, जैसे कि किसी भी सिंगल सॉल्वेंट को आपने लिया है और आप उसकी माध्यम से कंप्लीट एक्सट्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का करवाना चाह रहे हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, एक साथ में पॉसिबल नहीं होता है। बट मल्टी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट हैव बीन डेवलप्ड। इसकी मदद से आप मल्टी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट को बना सकते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स इनिशियल एक्सट्रैक्शन ऑफ द हर्ब यूजिंग अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। इस प्रोसेस में नॉन पोलर सॉल्वेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि हर्ब्स के एक्सट्रैक्शन में मदद करते हैं, फॉलोड बाय एक्सट्रैक्शन विद अ मोर पोलर सॉल्वेंट। एक ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट के साथ में एक्सट्रैक्शन इसके बाद में किया जाता है। चलिए अब देखते हैं ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स। Materials produced through organic farming certify that though no inorganic fertilizer or pesticide have been used in the growing of food stuff। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है कि चीज़ों को बनाने के लिए कोई भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का या फिर पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया गया है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फेचेस हाई डिमांड एंड प्राइस इंटरनेशनल। ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन जो होता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ इसके प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स आर सीन टू हैव रूट्स एस्टैब्लिश्ड इन ऑल थिंग्स नेचुरल। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेथड्स होते हैं वो काफ़ी नेचुरली उनकी रूट्स हैं, काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है बाई मेकिंग यूज़ ऑफ ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल। और इसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ही यूज़ होता है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें कि कार्बन प्रेजेंट होता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन, एनिमल वेस्ट, मैन्योरिंग, कंपोस्टिंग, बायोगैस स्लरी, बायोफर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसकी मदद से आप मल्चिंग की प्रोसेस कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, एनिमल वेस्ट मैन्योरिंग हो सकती है, कंपोस्टिंग की जा सकती है, बायोगैस स्लरी बनाया जा सकता है, बायो फर्टिलाइजर्स बनते हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग को भी किया जा सकता है। It is possible to produce a range of extracts that can be certified as organic। बहुत सारे ऐसे एक्सट्रैक्ट्स हैं जिनको कि ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स बोला जाता है। फर्स्टली द हर्ब सप्लाइड मस्ट बी सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक। जिस हर्ब को सप्लाई किया जा रहा है पहली बात तो उसके पास में ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक है।
दिस डज नॉट नॉर्मली पोज मच ऑफ प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, एज मोस्ट हर्ब सुटेबल फॉर फंक्शनल ड्रिंक मैन्युफैक्चर आर रेडिली अवेलेबल फ्रॉम हर्ब सप्लायर, क्योंकि ज़्यादातर जो हर्ब होती हैं फंक्शनल ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये, वहाँ से भी हर्ब्स आपको डायरेक्टली मिल सकती हैं, दैट स्पेशलाइज इन ऑफरिंग ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड रॉ मटेरियल, और ये जो सप्लायर्स होते हैं वो हर्ब को प्रोवाइड कर देते हैं और जो रॉ मटेरियल है उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। एन अल्टरनेटिव ऑप्शन इज टू यूज एक्वस एक्सट्रैक्ट। अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन देखें ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट का तो वो एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है, कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव्स, और इसमें प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, विच हैव बीन परमिटेड बाई अ लोकल ऑर्गेनिक सर्टिफाइंग बॉडी, और ये जो सर्टिफिकेशन इनको मिलता है ये किसी भी लोकल ऑर्गेनिक सर्टिफाइंग बॉडी के द्वारा सर्टिफिकेशन इनको मिल सकता है। अब आता है एक्सट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दियर प्रॉब्लम्स। स्पेसिफिकेशन। It is important to understand the factor that make extract different from single component ingredients, as this can help to avoid frustration during use। जो एक्सट्रैक्शन के बहुत अलग अलग से प्रोसेस होते हैं, जो किसी भी कंपोनेंट से एक्सट्रैक्ट मिलता है तो उनको उनके हर एक फैक्टर को समझना ज़रूरी होता है, ताकि जब आप उनको यूज़ करें तो उस टाइम पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन ना देखने को मिले। एक्सट्रैक्ट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट। अब ये जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ये होते क्या हैं, बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके जो मिक्सचर बना होता है उसी को एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, एंड देयर करेस्पॉन्डिंग स्पेसिफिकेशंस डिमॉन्स्ट्रेट दिस, और जो उनके करेस्पॉन्डिंग स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। Liquid extracts, especially infusion, will often produce a fine sediment over time। जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट होते हैं इसी में एक इन्फ्यूज़न भी आता है, ये बहुत छोटे से सेडिमेंट्स बनाते हैं। प्लांट एक्सट्रैक्ट नेचुरली प्रोड्यूस सेडिमेंटेशन। प्लांट के एक्सट्रैक्ट नेचुरली सेडिमेंटेशन प्रोड्यूस करते हैं, द डिग्री ऑफ विच इज़ यूनिक टू द रॉ मटेरियल इन क्वेश्चन। If the final product into which the extract is due to be incorporated is a cloud drink or opaque like fruit juice। अगर final product की बात करें जिसमें कि जो आपका एक्सट्रैक्ट है क्लाउडी ड्रिंक या ओपेक ड्रिंक या फिर किसी भी फ्रूट जूस में अगर उसको मिलाया जाना है, then the container and its contents are simply be shaken each time to redisperse the sediment prior to dispensing। तो जहाँ पर भी आपको डालना है तो उससे पहले ये ज़रूरी होता है कि उस चीज़ को आप शेक करें। आपने देखा होगा जो टॉनिक्स होती हैं, सिरप्स होती हैं, उन पे अक्सर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। वो इसीलिए क्योंकि उनमें तरह तरह के एक्सट्रैक्ट मिलाए गए हैं, बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स हैं, तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर आप उनको डायरेक्टली ऐसे ही ले लेते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि जिस एक्सट्रैक्ट के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट आप तक पहुँचे ही ना, इसीलिए उसको शेक करना ज़रूरी होता है। अच्छे से आप शेक कर लेते हैं, कंपोनेंट्स रीडिस्पर्स हो जाते हैं, चारों तरफ आ जाते हैं, फिर जब आप ड्रिंक लेते हैं तो आपको सारे ही कंपोनेंट्स मिलने लगते हैं। इसीलिए बॉटल्स पे भी लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। अब है हेजिंग। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग may be due to a difference in pH between the product and its extract itself। आपका ये प्रोडक्ट है और आप यहाँ पे बाहर से कोई भी एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं, तो अगर आप इन्हें मिक्स कर रहे हैं तो दोनों का ही pH सेम होना चाहिए, जो इसका हो वही इसका हो, और अगर इनमें pH का डिफरेंस हुआ तो एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको कि हेजिंग बोला जाता है। Typically, an infusion will have as a normal pH of around 5.5 to 6.5। अगर एक इन्फ्यूज़न की बात करें, लिक्विड एक्सट्रैक्ट की बात करें,
तो उसका pH 5.5 से 6.5 तक रहता है। Whereas सॉफ्ट ड्रिंक्स आर मोस्ट एसिडिक, सॉफ्ट ड्रिंक्स में एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा देखा जाता है, इसीलिए इनका जो pH होता है वो 3 से 4 के बीच में रहता है। Another cause of hazing can be due to the presence of significantly differing polarities. अगर किसी दूसरे हेजिंग के कॉज के बारे में बात करें तो ये पोलैरिटीज के डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है बिटवीन द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट एंड द प्रोडक्ट मैट्रिक्स। जो एक्सट्रैक्ट का सॉल्वेंट है और जो प्रोडक्ट का मैट्रिक्स है, दोनों की अगर पोलैरिटीज डिफरेंट है तो वहाँ पर भी हेजिंग की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। दिस इज नोन एज पोलैरिटी मिसमैच, इसको पोलैरिटी मिसमैच का नाम दिया जाता है एंड इज लाइकली टू अकर व्हेन एन एक्सट्रैक्ट विद अ हाई अल्कोहलिक कंटेंट इज यूज्ड इन एन एक्वस सॉफ्ट ड्रिंक। और ये तब देखा जाता है जब कोई भी हाई अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया जाता है किसी एक्वस सॉफ्ट ड्रिंक में, तो वहाँ पे पोलैरिटी मिसमैच का केस देखा जाता है और हेजिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब आता है अवेलेबिलिटी। The large number of herbs that are available for consumers or customers, बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो कि कंज्यूमर्स के कंजप्शन के लिए अवेलेबल हैं, कंबाइंड विद द रिलेटिवली लो वॉल्यूम रिक्वायर्ड, और इनका कॉम्बिनेशन अगर बहुत ही लो वॉल्यूम जैसे जितनी भी रिक्वायर्ड है उससे लो लेवल में उसको ऐड किया जा रहा है, so may mean it is not economically viable for an extract manufacturer to carry stock of large number of extract। इसका मतलब होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो स्टॉक नहीं कर सकता बहुत सारे एक्सट्रैक्ट का, और इन केस डिमांड डिमिनिशेस एंड सेल्फ लाइफ एक्सपायर्स, क्योंकि कभी ऐसा हो जाए कि डिमांड अगर कम हो गई तो डिमांड जब तक बढ़ेगी बढ़ेगी उसकी जो सेल्फ लाइफ है, उसका जो जीवन काल है वो ख़त्म हो चुका होगा, तो फिर कोई चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं रह जाता है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जो एक्सट्रैक्ट है उसको एकदम से स्टॉक करके नहीं रखा जाए, क्योंकि ये आगे चल के प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। Also subscribe to our YouTube channel and you can get the app of ITLS Academy on Google Play Store. So thank you for watching. Like, share and subscribe this video. And for any help or query you can call us on our helpline number 7080833450. So thank you very much everyone. Thank you very much again for watching this session.